हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच इज मनी। अब इस चैप्टर का नाम पढ़ते ही हमें समझ आया मनी। अब आप मनी से समझते क्या हो? कुछ लोगों के लिए मनी हो सकता है एज अ सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर वो जिससे सारे डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं, या फिर अ सोर्स ऑफ पावर। बट हम पढ़ रहे हैं मनी को इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स। तो मनी को इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मनी के इवोल्यूशन के बारे में भी इसमें थोड़ा बहुत जानेंगे, और मनी के बारे में क्या कैसे था वो सब कुछ। अब देखो, मनी जैसे आज हमें दिखता है वो वैसे पहले से था नहीं। सबसे पहले मनी नहीं था तो हम कैसे ट्रांजैक्शन करते थे गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखो, मनी की जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो पहले के टाइम में ट्रांजैक्शन कैसे होता था? तो पहले के टाइम में ट्रांजैक्शन होता था विद अ सिस्टम कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। सिस्टम में क्या था? कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करते थे। यानी कि अगर मैं आपको एक चॉकलेट देती हूँ तो आप मुझे इसके बदले में 1 किलो पनीर दे सकते हो। व्हाट इज दिस? तो ये इस तरीके से क्या होता था कि एक्सचेंज होता था कमोडिटीज का कमोडिटी से। अब ये बार्टर एक्सचेंज होता तो था, बट इसमें दिक्कत क्या आई कि हमें इस बार्टर एक्सचेंज को खत्म करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाटा एक्सचेंज था वो बेस्ड था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस पे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस का मतलब क्या होता है? यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का कि वो उस गुड को लेने में लेना चाहते हैं जो गुड मैं उनको ऑफर कर रही हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है ए और एक कोई पर्सन है बी। ए पर्सन को चाहिए एक पेयर ऑफ शूज, जबकि बी पर्सन को चाहिए 1 किलो व्हीट। अब इनके पास व्हीट है और इनके पास शूज है, तो दोनों का तो एक्सचेंज हो गया क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की चीजें चाहिए थी। पर क्या होता कि उन दोनों को जो कमोडिटीज के डिजायर थे वो अलग होते। मान लो उन्हें नहीं चाहिए था शूज, तो वो फिर ये किससे जाके एक्सचेंज करते? तो इसी से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द बाटा एक्सचेंज? लेट अस डिस्कस। पहला तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। मेनी टाइम ऐसा होता था कि वो लोगों को वो चाहिए ही नहीं होता था जो उनको ऑफर किया जाता था, और इससे उन्हें एक्सचेंज करने में काफी दिक्कत होता था। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती थी वो क्या थी कि जो मैं मान लो एक मार्कर को अगर मैं एक पेन से एक्सचेंज कर रही हूँ तो फिर भी हम मान सकते हैं कि ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा ठीक है, मतलब इसका यूनिट ऑफ वैल्यू हम मान सकते हैं कि एक्सचेंज किया जा सकता है। पर क्या मैं एक पेन को एक गोल्ड के रिंग से एक्सचेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। उसका कोई मेजर ही नहीं है कि मतलब कि इतना इतना उसकी वैल्यू ही नहीं है जितने हम उसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यही एक दिक्कत होती थी कि लोगों को ये पता लगाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी कि क्या वो हॉर्स को एक डॉग के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर एक डॉग को 1 किलो राइस के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं। मतलब कि था कि जो मेजर ऑफ वैल्यू था वो पता लगाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता था। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि फ्यूचर पेमेंट्स करने में लोगों को दिक्कत आती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर पेमेंट्स मतलब कि आप किसी को बोरो कर देते हो कोई सामान, तो उसमें वो इजीली नहीं हो पाता था उस टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं रीपेमेंट करने जा रही हूँ तो उस वक्त मैं उस क्वालिटी ऑफ गुड को नहीं ला पाई जो क्वालिटी ऑफ गुड जिस क्वालिटी ऑफ गुड को मैं उनसे ली थी। या मान लो अगर मैं किसी गुड को रीपे कर रही हूँ तो वो उस टाइम पे अपनी वैल्यू को खो दे, वो उस वैल्यू का रहे ही ना। तो इससे भी काफी सारी डिफिकल्टीज क्रिएट होती थी एक्सचेंज करने में कमोडिटीज को। फोर्थ जो मेजर दिक्कत थी वो क्या था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सपोज मैंने एक हॉर्स लिया और उसको मैंने 1 कुंटल ऑफ राइस के बदले में एक्सचेंज कर लिया सपोज। तो मैंने वो जो राइस लिया, अब उसको कहाँ स्टोर करेंगे? तो इसमें क्या होती थी? स्टोरेज की दिक्कत बहुत होती थी कि जो आप किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करके रख लिए तो आप उसको स्टोर कर नहीं पाते थे। जो कई सारे गुड्स होते थे उस टाइम पे वो पेरिशेबल होते थे, यानी कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, जिसकी वजह से उसको स्टोरेज करने में बहुत दिक्कत होती थी। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स इन द बाटा एक्सचेंज। अब बाटा एक्सचेंज तो हमने पढ़ा कि इसमें क्या दिक्कत होती थी और इसकी वजह से हमें मनी की जरूरत पड़ी। अब जो मनी आया, मनी के भी दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी जो मेन होता है और सेकेंडरी जो उसके बाद। प्राइमरी यानी कि सबसे पहला फंक्शन क्या है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के आने की वजह से हम लोग को की जो सबसे बड़ी दिक्कत है बाटा एक्सचेंज में वो क्या था? लैक ऑफ मतलब कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। पर अब मनी के आने की वजह से क्या है कि जरा से ट्रांजेक्शन काफी इजी हो चुके हैं। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, आप कोई भी काइंड ऑफ कमोडिटी को खरीद सकते हो। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह तो ये काम करता ही है, साथ ही साथ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी की वजह से ये एस्टिमेट करना कि किसी कमोडिटी की वैल्यू क्या है ये बहुत ही ईजी हो गया है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं एक मार्कर को गोल्ड रिंग से एक्सचेंज कर रही हूँ, तो ये गोल्ड रिंग की वैल्यू क्या है ये हमें आज मनी के ही टर्म्स में तो पता चलता है। अगर मनी नहीं होता तो हम पता नहीं लगा पाते कि गोल्ड रिंग की वैल्यू भी कितनी है। मतलब इतना तो पता था लोगों को कि वो वैल्यूएबल है, पर जो रियल वैल्यू वो नहीं पता लग पाता था। तो इसी वजह से जो मनी है वो एज अ मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है। इसकी वजह से हमने कई सारे गुड्स जो थे उनके वैल्यू के बारे में पता चलता है और हम वैल्यूएबल एक्सचेंज कर पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी बहुत ही हाईली वैल्यूएबल गुड को हमने एक्सचेंज कर दिया बहुत ही लेस वैल्यूएबल गुड के साथ। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैंड ऑफ डेफर्ड ऑफ पेमेंट्स। मनी के आने की वजह से कई सारे बोरोइंग्स लेंडिंग का काम हो पाया है, जिसकी वजह से स्टैब्लिशमेंट भी हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि बैंकिंग। और इससे बोरो करना ये सब फ्यूचर पेमेंट्स के बारे में, फ्यूचर पेमेंट्स करना ये सब काफी ईजी हो चुका है। फोर्थ फंक्शन क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को स्टोर करना काफी ईजी होता है। कैश के फॉर्म में भी आप इजिली स्टोर कर सकते हो या फिर बैंक में स्टोर कर सकते हो, डिजिटल करेंसी। तो दीज आर द थिंग्स विच आर द फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनी का डेफिनेशन क्या है इन वेरियस टर्म्स। अब मनी की डेफिनेशन क्या है? सो
Money is anything which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, standard of deferred payments and store of value. तो ये वही डेफिनेशन जब भी हमने फंक्शन में पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन में कि मनी वो है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे, जो स्टोर ऑफ वैल्यू हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हो और जो मेजर ऑफ वैल्यू हो। अब जो मनी है उसके केवल ये डेफिनेशन ही नहीं है, इसके लीगल डेफिनेशन भी है एंड नॉन लीगल डेफिनेशन भी है। मतलब कि ये मनी का जो है लीगल डेफिनेशन भी होता है। लीगल डेफिनेशन का मतलब कि लीगली अगर किसी चीज़ को भी मनी का स्टेटस दिया जाता है तो वो मनी कहलाएगा। व्हाट गवर्नमेंट सेज मनी इज़ एक्चुअली मनी। अब देखो, लीगल टेंडर मनी का मतलब कि लॉ के हिसाब से जो मनी होता है। अब लॉ ने जिसको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ, ये मनी है। लीगल टेंडर मनी भी 2 काइंड्स के होते हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड यानी कि ऐसे मनी जिसको हम लोग केवल लिमिटेड अमाउंट तक के ट्रांज़ैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉइन्स, एज़ पर कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 जो कॉइन्स है उसका उससे हम लोग कितने रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं? केवल 1000 तक। उससे ज़्यादा हम लोग कॉइन्स से पेमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी ट्रांज़ैक्शंस के लिए। नेक्स्ट अनलिमिटेड यानी कि इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है कि केवल इतने अमाउंट तक ही इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेपर नोट्स, इसका हम लोग किसी भी अमाउंट तक के पैसे को देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नॉन लीगल टेंडर मनी, यानी कि इसको लीगली कोई रिकॉग्निशन तो नहीं मिला है कि नहीं इसी को पेमेंट्स के लिए यूज़ करना चाहिए, बट इसको हम नकार भी नहीं सकते। ये भी यूज़ किया जा सकता है एज़ फॉर ट्रांज़ैक्शन ऑफ गुड्स। इसमें आते हैं चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स। इसको इसको कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही करना है। लोग इसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि नहीं, हम इस फॉर्म में मनी नहीं लेंगे। नाउ वी आर गोना स्टडी मनी सप्लाई। व्हाट इज़ मनी सप्लाई? सो मनी सप्लाई इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब कि टोटल वॉल्यूम जो मनी का है, जो केवल पब्लिक यानी लोगों के पास ही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इकोनॉमी में, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। अब पब्लिक ओनली क्यों कहा गया है? क्योंकि मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में पब्लिक को के पास जितना पैसा है, यानी मनी यूजिंग सेक्टर के पास कितना पैसा है, उसी को इंक्लूड किया जाता है। मनी क्रिएटिंग सेक्टर को नहीं इंक्लूड किया जाता है। मनी क्रिएटिंग सेक्टर में कौन आता है? गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो इसको इंपॉर्टेंट है आंसर में लिखने के लिए। सेकंड, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या डिनोट कर रहा है कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है? तो ये भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देन ये जो मनी सप्लाई है, इससे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला करेंसी विद पब्लिक, यानी इसमें वही सारे पैसे को इंक्लूड किया जाता है जो लोगों के पास होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड का मतलब कि नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में। इसे ही हम लीगल मनी या फिर फाइट मनी भी कहते हैं। फाइट मनी मतलब कि ऐसे मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है विद अकॉर्डिंग्स टू लॉज कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर ऑल द डेब्ट्स एंड ऑल द पेमेंट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट मतलब कि ऐसा डिपॉजिट जो हम ऑन द डिमांड उसको निकाल सकते हैं। यानी मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और जब मेरा मन करे उसको मैं कैश के फॉर्म में निकाल सकती हूँ, तो उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। तो करेंसी में पब्लिक तो इंक्लूड होता ही है एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट्स भी आते हैं इसमें। अब डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स को इंक्लूड करते वक्त ये 2 चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है कि पहला, कि नेट डिमांड डिपॉजिट्स को ही केवल इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये कई सारे डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक अपने बिहाफ पे दूसरे बैंक में भी डिपॉजिट कर देते हैं, तो वैसे डिपॉजिट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना होता मनी सप्लाई में। दूसरा, टर्म डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड नहीं करते, केवल डिमांड डिपॉजिट्स जो कि सेविंग अकाउंट्स में या करंट अकाउंट में, उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। टर्म अकाउंट के डिपॉजिट को नहीं इंक्लूड करते हैं। सो दिस वाज अबाउट मनी सप्लाई। वी आर गोना स्टडी द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के 1, 2, 3, 4 मेजर्स होते हैं और ये 1977 के बाद ही इवॉल्व हुआ आरबीआई के द्वारा। तो अब हम पढ़ते हैं इन सबको एक-एक करके। तो M1 जो है वो सबसे बेसिक और सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मेजर है मनी सप्लाई का। इसमें क्या आता है? इसमें आता है कैश एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट्स एंड ये ओडी मतलब अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि ऐसे डिपॉजिट जिन्हें हम बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं ऑन माय डिमांड। और दूसरा क्या, अदर डिपॉजिट्स हो गए आरबीआई में रखे जाते हैं, जो कि डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सब। तो ये होता है M1 में। M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई होता है और ये बेसिक होता है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? M2। इसमें M1 तो होता ही है, पर साथ ही साथ इसमें सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में होता है। अब ये क्या है? देखो, ये जो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, ये क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि उसे हम लोग चेक से विथड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए वो कैश के फॉर्म में नहीं आ सकता। तो क्योंकि इसे हम चेक से विथड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ M1 की जगह M2, व्हिच इज़ M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नाउ थर्ड इज़ M3। M3 जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें M1 तो है ही, साथ ही साथ नेट टाइम डिपॉजिट भी है और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। इसके बाद आया M4, जिसमें M3 तो ये और ज़्यादा एक्सपैंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ टोटल डिपॉजिट है जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में होता है, एक्सक्लूडिंग NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। व्हाई इट इज़ एक्सक्लूडेड? क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ऑलरेडी कैश की तरह कंसीडर कर लिया जाता है, ये एडेड रहता है। तो दीज वर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये MCQ के फॉर्म में आता है, इवन क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को आता है कि M1 निकालो, M2 निकालो। तो ये चीज़ें कुछ याद करना होगा। और जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई कि कौन सा मोस्ट लिक्विड होता है, कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, कि किसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड होता है, ये सारे टर्म्स को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मनी? तो मनी और हाई पावर्ड मनी दोनों का मतलब ये होता है कि जो मनी लोगों के द्वारा रखा जाता है, मनी में डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं, हाई पावर्ड मनी में भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं, बट डिफरेंस कहाँ है?
डिफरेंस ये है कि जो हाई पावर्ड मनी होता है, उसमें कैश रिज़र्व्स भी आते हैं जो कि बैंक में रखे जाते हैं, जो कि मनी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अभी जो कैश रिज़र्व्स है, इसी से हम फर्दर डिमांड डिपॉज़िट्स और बाकी क्रेडिट क्रिएशन ये सब बैंक में होता है। इसलिए थोड़ा एक डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है। और हाई पावर्ड मनी का मतलब भी वही होता है कि गवर्नमेंट किस मनी को परमिशन दी है, एसेट दी है, रिकॉग्नाइज़ की है एज़ अ फॉर्म ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सो या, that was it for the whole chapter. Find this video helpful? Then let me know in the comment section. Don't forget to like, share, subscribe to the channel. We'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.